बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेडिकल लीगल रिपोर्ट एमएलआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एमएलआर होता है जो आम जख्म होते हैं लड़ाई वगैरह के दौरान, उसके बारे में जो डॉक्टर रिपोर्ट देता है, जो मेडिकल तैयार करता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो होती है जो किसी के कत्ल होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है डॉक्टर की, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली जो इंजरीज होती हैं, उनकी अकसाम और उनके बारे में इस्तेमाल होने वाली जो मेडिकल टर्म्स होती हैं, उनको उर्दू में उनकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि जो लिखी हुई होती हैं किसका क्या मतलब होता है। दौरान गुफ्तगू जो हमारे गुफ्तगू का जो फोकस होगा वो जो टाइप्स ऑफ इंजरीज होती हैं, जैसे कि एब्रेजन लिखा हुआ है, कंट्यूजन लिखा हुआ है, लैसिरेशन, इसका क्या मतलब होता है, उसका उर्दू आसान उर्दू तर्जुमा जो है ये क्या है, ये बताने की कोशिश करेंगे। नेचर ऑफ इंजरीज जो डॉक्टर लिखते हैं जी, ये सिंपल इंजरी है, ये ग्रीवियस इंजरी है, फैटल इंजरी है, फलाना एंटीमॉर्टम है, पोस्टमार्टम है, इंजरी है, इसका क्या मतलब होता है। हम पोस्टमार्टम में इस्तेमाल होने वाली इस्लाहात को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल टर्म्स जो होती है पोस्टमार्टम में, जैसे कि काज ऑफ डेथ, टाइम सेंस डेथ, रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं इनको बयान करने की कोशिश करेंगे। वेपन की जो ओपिनियन डॉक्टर एंड पे देता है कि हथियार की नौयत क्या है, ब्लंट वेपन है, फायर आर्म है, हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये जो लिखा होता है इसमें किसका क्या मतलब होता है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और इस छोटी सी वीडियो में हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर सकें। बाकी आपका ओपिनियन हमारे लिए अहमियत का हामिल होगा। तो हम इसमें बिला तखीर जब हम शुरू करते हैं तो पहला टॉपिक हमारा आता है चोट्स की इकसाम, सॉरी इंजरीज की जो टाइप्स हैं उनके बारे में जो डॉक्टर लिखते हैं उनमें किसका क्या मतलब। सबसे पहले एक इंजरी जो आम इंजरी होती है, जो आम लगती है वो होती है एब्रेजन। एब्रेजन खराश होती है, जल्द की ऊपरी सतह का छिल जाना। आमतौर पर ये इंजरी जो होती है, ये रगड़ वगैरह के लगने से भी ये इंजरी आ सकती है। बंदा गिरा है, उसको रगड़ आई है, उससे जो मामूली इंजरी जो जल्द छिल जाती है, उसको एब्रेजन कहते हैं जी। और दूसरी इंजरी जो है ये कंट्यूजन होती है। एक कंट्यूजन इंजरी के बारे में लिखा है, ये नील या चोट होता है और ये जल्द के नीचे जो खून का जम जाना होता है, रंग नीला या काला हो जाता है, उसको कंट्यूजन कहते हैं जी। उसके बाद लेसिडेशन, एक लफ्ज़ लेसिडेशन इस्तेमाल किया होता है इंजरीज़ के दौरान। डॉक्टर ने लिखा होता है कि लेसिडेटेड वुंड, जो फटा हुआ ज़ख्म। कोंददार चीज़ जल्द और गोश्त का इससे फट जाता है, उसको लेसिरेशन कहते हैं। जैसे जिस्म के ऊपर आपने कोई भारी डंडा वगैरह मारा है, तो जिस्म की जो स्किन होती है वो फट जाती है, जल्द फट जाती है। अगर चाकू डंडा ब्लेड मारे तो वो कटती है। अगर डंडा वगैरह मारे, छुरी मारे या ब्लेड मारे तो वो जल्द कटती है। अगर डंडे वगैरह से जल्द फट जाए, इतनी शरीफ चोट हो, तो वो लेसिरेट होता है, वो फट जाता है ज़ख्म। तो उसको लेसिरेशन वुंड कहते हैं जी, कि ये लेसिरेटेड वुंड है। एक इंसिज्ड वुंड होता है, एक इंजरी होती है जिसमें इंसिज्ड वुंड एन सेंटीमीटर टू एन सेंटीमीटर, वो इंसिज्ड वुंड होता है, वो कटा हुआ ज़ख्म होता है। और वो ज़ख्म तेज़ धार वाले उस तरह चाकू या छुरी यानी जिसका शार्प एज वेपन होता है, जिसकी धार बनी होती है। अगर ऐसे किसी आले से अगर चोट आए तो उसको इंसिज्ड वुंड लिखते हैं डॉक्टर। और एक इंजरी को जो स्टैब वुंड लिखते हैं डॉक्टर साहब। ये जो स्टैब वुंड इंजरी, ये घोंपा हुआ ज़ख्म, नोकीले आले से अंदर तक लगने वाला ज़ख्म, जिस तरह कि आप कुछ नोकदार सूगा वगैरह अगर किसी को मारें, तो उससे जो इंजरी आती है तो वो उसको स्टैब वुंड कहते हैं। एक चॉप वुंड होता है जी, कुल्हाड़ी नुमा ज़ख्म। चॉप मतलब अगर जैसे आप गोश्त काटते हैं ना किसी छुरे वगैरह से, तो इस तरह का कोई ज़ख्म आता है तो उसको चॉप वुंड कहते हैं। और भारी और तेज़ धार हथियार से लगने वाला ज़ख्म, जब कुल्हाड़ी वगैरह या किसी बड़े छुरे वगैरह से जिस्म को चोट पहुँचाई जाए तो उसको चॉप वुंड कहते हैं। अगला ज़ख्म होता है जी गन शॉट वुंड। गन शॉट वुंड आतिशी असला से लगाया हुआ ज़ख्म, बंदूक या पिस्तौल की गोली लगने से जो ज़ख्म आता है उसको गन शॉट वुंड कहते हैं। बाइट मार्क एक लिखते हैं डॉक्टर साहब, काटने का निशान। इंसान या जानवर के दांतों से बनाया हुआ ज़ख्म, अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे को दांत काटे हैं या किसी जानवर ने काटा है तो उससे जो ज़ख्म आता है उसको बाइट मार्क लिखते हैं डॉक्टर साहब। एक और इंजरी जो डॉक्टर साहब अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लिखते हैं वो बर्न इंजरी होती है, जलने का ज़ख्म। किसी भी वजह से अगर वो जला है, जैसे जलाया गया है, अगर गर्म पानी वगैरह से या कोई भी गर्म हवा से जलाया गया, बिजली या केमिकल से जलता है तो उसको बर्न इंजरी लिखते हैं कि ये इंजरी बर्न इंजरी है। एक स्काल्ड होता है जी, गर्म पानी से जो बंदे को जलाया जाता है, उबलते हुए पानी या भाप से जो जलने से ज़ख्म आता है उसको स्काल्ड कहते हैं जी। इसके बाद जो अगली इंजरी होती है, ये हड्डी के बारे में इंजरी होती है। हड्डी के बारे में डॉक्टर लिखते हैं जी फ्रैक्चर है, ये हड्डी टूटी आम होती है, हड्डी टूटी नहीं है जी, फ्रैक्चर हुई है। हड्डी टूटना और फ्रैक्चर होना एक ही चीज़ होती है जी। हड्डी टूटी नहीं है जी, फ्रैक्चर हुई है, नहीं जी, फ्रैक्चर होने का मतलब ही टूटना होता है। लेकिन एक और दूसरी टर्म है, वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, जिसके बारे में थोड़ा-सा आम बंदे कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी हड्डी टूटना और होती है और हड्डी फ्रैक्चर होना और होती है। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं जी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूटना होता है कि जी हड्डी टूट गई है, और हड्डी का मुकम्मल जुज़वी तौर पर टूटना, इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहा जा सकता है। हड्डी का मुकम्मल या जुज़वी तौर पर टूटना, हड्डी वहीं पे रहती है लेकिन वो टूट ज़रूर जाती है, जैसे तिड़क पाई जाती है उसमें और वो क्रैक हो जाती है। ये हड्डी क्रैक हो गई है, टूटी नहीं, क्रैक हो गई। जी बिल्कुल वो टूटती है, उसको मेडिकल टर्म में फ्रैक्चर ही लिखा जाएगा। और उससे जो अगली जो थोड़ी सीवियर या उससे थोड़ी सख्त किस्म होती है वो होती है डिस्लोकेशन, जिसके बारे में कंफ्यूज होता है जी। क्रैक और चीज़ होती है, हड्डी क्रैक होगी, हड्डी टूटी नहीं है। तो जो टूटी के बारे में जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डिस्लोकेशन होता है। डिस्लोकेशन का मतलब होता है जोड़ जो है उतर जाना। मतलब कि हड्डी जो है वो टूटी भी है और अपने जोड़ से हट भी गई है। मतलब एक हड्डी है, वो टूट गई है और टूट के वो अपनी जगह भी छोड़ गई है, तो उसको डिस्लोकेशन कहते हैं जी। और इसका दफ़ा जो है वो ज़रा ज़्यादा सख्त लगता है इंजरी जो फ्रैक्चर होती है उससे ज़्यादा। फ्रैक्चर भी टूटना भी होता है लेकिन वो टूटने के बाद अपनी जगह नहीं छोड़ता, जबकि इंजरी जो है जो डिस्लोकेशन है वो उससे जगह भी छोड़ देती है। ज़ख्म की नौयत जो इंजरी के बारे में डॉक्टर की ओपिनियन होती है, वो कुछ ये होती है कि सिंपल इंजरी है जी ये। सादा चोट है, मामूली चोट है जो जानलेवा नहीं होती, उसको सिंपल इंजरी कहा जाता है जी। इसके बाद आता है जी लफ्ज़ ग्रीवियस हर्ट, शदीद चोट, ऐसी चोट जो कानूनी तौर पर संगीन ना हो। ये इंजरीज़ को पीपीसी के 337 सेक्शन में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। डेंजरस इंजरी, खतरनाक चोट, जान के लिए जो खतरा बनने वाली चोट होती है उसको डेंजरस इंजरी लिखते हैं। फैटल इंजरी, जो मुहलिक चोट, ऐसी चोट जो मौत का सबब बन जाए, मतलब बंदा मर जाए जिस इंजरी से, उसको फैटल इंजरी कहते हैं। एंटीमॉर्टम इंजरी, पोस्टमार्टम या एंटीमॉर्टम के बारे में एक आम गलतफ़हमी पाई जाती है। पोस्टमार्टम जो होता है उसका मतलब या उसका मकसद यही होता है कि जी जो बंदे को काटते हैं जी, बंदे का जो चीरा-फाड़ा करते हैं उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। नहीं जी, मॉर्टम जो है ये मौत को कहते हैं पोस्टमार्टम। मौत के बाद जो उसका मुआयना किया जाता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। और एंटीमॉर्टम जो है ये जो मुआयना होता है, ये बंदे का जो मौत से पहले मुआयना होता है, उसको एंटीमॉर्टम कहते हैं। जो मौत से, सॉरी, ये एंटीमॉर्टम होता नहीं है लेकिन इसको मेडिकल आप करते हैं। लेकिन जो टर्म यूज़ होती है, मौत से पहले अगर कोई इंजरी किसी को आई है, तो उसको एंटीमॉर्टम इंजरी कहा जाएगा। क़ब्ल मौत जो है, मौत से पहले लगने वाली जो चोट है, उसको एंटीमॉर्टम कहते हैं। मॉर्टम असल मकसद, मॉर्टम का मतलब मौत होती है। ये मेडिकल मुआयना नहीं होता, मॉर्टम का मतलब मौत ही होती है। और इसको समझिए कि इसका मतलब मौत ही होती है। और जो पोस्टमार्टम इंजरी है, यानी कि बाद इस मौत को चोट आई है, मौत के लगने के बाद जिसमें, मतलब कि बंदे को पहले बंदा मर गया है, उसको उठाते वक़्त, इसको फेंकते वक़्त जो इंजरी आती है, उसको पोस्टमार्टम इंजरी कहती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि पोस्टमार्टम के दौरान इसको इंजरी आई है। मरने से बाद जो इंजरी लगती है किसी भी वजह से, उसको पोस्टमार्टम, और मरने से पहले लगने वाली इंजरी को एंटीमार्टम। अब मेडिकल टर्म्स हैं जो पोस्टमार्टम में इस्तेमाल होती हैं। पोस्टमार्टम जो होता है वो जी बंदे के कत्ल या मर जाने के बाद उसका तिब्बी मुआयना होता है, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम पोस्ट मतलब बाद में, मार्टम मौत के बाद में जो उसका मुआयना होता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। इसके बारे में जो मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एक लफ्ज़ लिखा होता है कॉज़ ऑफ डेथ, वजह मौत,
वो असल सबब जिससे मौत वाक़ई हुई है। जब डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है जिसमें जिस्म के तमाम ऑर्गन वगैरह निकाल के फोरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं, उसके बाद जो ओपिनियन आती है, उसमें वो लिखा होता है कि जी ये कौन-सी इंजरी मतलब एक जिस्म पे 3-4 फायर लगे हों, एक फायर पेट में लगा हुआ है, एक सर में लगा हुआ है, एक पाँव पे लगा हुआ है। तो जो मेजर फायर लगा होगा यानी कि जो दिल में या दिमाग में लगा होगा फायर, उसी से मौत वाक़ई हुई है। मतलब दिल वाला फायर फलाँ बंदे ने मारा है, पाँव वाला फायर फलाँ ने मारा है, हाथ वाला फलाँ ने मारा है। ज़ाहिर है जब किसी को सज़ा मिलेगी कत्ल में या मौत में तो वो उस फायर वाले को मिलेगी जिस फायर से उसकी मौत हुई है। अगर पाँव पे फायर लगा उससे तो मौत नहीं हुई, फायर उससे मौत होगी जो फैक्टल था, जिससे उसकी मौत हुई है। तो सभी इंजरीज़ में जो मेजर इंजरी जो होगी, जिस इंजरी से मौत हुई है, उसको उसके बारे में लिखेगा कि जी कॉज़ ऑफ डेथ इससे हुई है, इस इंजरी से इसकी मौत हुई है। टाइम सिंस डेथ मतलब अगर किसी बंदे को आप 10 बजे मरा है और आप 5 घंटे बाद लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले जो रेक्टल टेम्परेचर होता है बंदे की जो खाने वाली जगह होती है, वहाँ से उसका टेम्परेचर लिया जाता है, उसको रेक्टल टेम्परेचर कहते हैं और दीगर भी कुछ उसके तरीकाकार होते हैं इस टाइम सिंस डेथ को डिटरमाइन करने के लिए। उसका मतलब ये होता है कि मौत हुई को कितना तरीका टाइम हुआ है, सेंसियस अंदाज़े के वक़्त का तयन जो होता है उसको कहते हैं जी। रिगर मोर्टिस, एक रिगर मोर्टिस जो सबसे मेजर इस्तेमाल होता है, कत्ल की सज़ाएँ जो इसपे होती हैं, इसमें गवाहान का तयन किया जाता है कि क्या गवाह मौके पर थे या नहीं, तो एक रिगर मोर्टिस टर्म यूज़ होती है जी। रिगर मोर्टिस क्या होता है जी? ये जिस्म का अकड़ाव जो होता है, ये तकरीबन 1 से 2 घंटे में शुरू हो जाता है और ये जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है और तकरीबन ये 30 से 36 घंटे तक मुकम्मल जिस्म अकड़ जाता है। जिस तरह जब बंदा मरता है तो फ़ौरन उसके हाथ-पाँव उसी वजह से सीधे किए जाते हैं कि कहीं उसके हाथ-पाँव अकड़ जाएँ, उसकी बॉडी की शेप ना खराब हो जाए। तो ये जो अकड़ना जिस्म होता है इसको रिगर मोर्टिस कहते हैं जी, जिस्म का अकड़ाव और ये तकरीबन 1 से 2 घंटे में शुरू होता है और 30 से 36 घंटे में मुकम्मल जिस्म अकड़ जाता है और 36 घंटे के बाद खुद से जो है वो वापस अपनी हालत में आना शुरू हो जाता है, वहाँ पर रिलैक्स होता है। मौत के बाद पट्टों वगैरह का जो सख्त होना होता है। लिवर मोर्टिस लाइवर मोर्टिस वो मुर्दा दाग होते हैं, जिसमें निकले हिस्से में खून का जम जाना और ये जो होता है इसको लाइवर मोर्टिस कहा जाता है। एक एल्गर मोर्टिस होता है जिसमें ठंडा होना मौत के दर्जा हरारत में कमी, मौत के बाद जो दर्जा हरारत में कमी होती है उसको एल्गर मोर्टिस कहा जाता है। एस्फिक्सिया दम घुटना ऑक्सीजन की कमी से मौत होना, जिस तरह किसी का आप मुँह दबाते हैं, उसके मुँह पर सराहना वगैरह तकिया वगैरह दबाकर मौत होती है। उसके बारे में जो मेजर चीज़ का मायना होता है वो लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है। इसके बारे में जो टर्म इस्तेमाल होती है, एस्फिक्सिया के दम घुटने से मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, वो ऑक्सीजन की कमी किसी और वजह से भी हो सकती है। और जो अगला मेडिकल टर्म यूज़ होती है वो होती है हेमरेज, हेमरेज ब्रेन हेमरेज हो गया जी, फलाँ हो गया जी, फलाँ हो गया। ज़्यादा खून बहना, खून का हद से ज़्यादा पार्ट में फायर लगा जी, थाई पे फायर लगा है और खून ज़्यादा बह गया। तो इससे भी जो मौत होती है उसको हेमरेज कहा जाता है कि खून से जो ज़्यादा बह गया खून इस वजह से। शॉक होता है जी, सदमा किसी को बहुत बुरी खबर सुना दिया या किसी को आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है, तो उसको शॉक लगा है, उससे वो डर गया है या उसको परेशानी हुई है, उससे अगर मौत होती है तो उसको शॉक कहते हैं। शदीद दर्द या खून ज़ाया होने से जिस्म पर रद्द-ए-अमल भी इससे ज़ाहिर होता है जी, इसको शॉक कहते हैं। एक होती है सेप्टेस्मिया, इसको चूँकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इसकी किसी और तरह से प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन मैं तो हमेशा इसको सेप्टेस्मिया ही पढ़ता हूँ और मुझे टोका भी कभी नहीं गया कि आपने सेप्टेस्मिया क्यों पढ़ा। खून में जो इन्फेक्शन होती है और ये किस वजह से होती है, जरासीम के बाद जो ज़हरीला असर छोड़ता है जिस्म, उसको जी सेप्टेस्मिया कहा जाता है। हथियार की नौइयत एक एंड पे डॉक्टर जब रिपोर्ट तैयार करता है, उस पर लिखता है जी कौन-सा इन इंजरीज़ को के बारे में इस बंदे पर किस चीज़ से वार किया गया। किस चीज़ से इस पर वार किया गया, मतलब कि ये कौन-सा वेपन इस्तेमाल हुआ जी। एक लिखता है जी शार्प एज वेपन, शार्प एज वेपन यानी कि तेज़ धार आला, जैसे आप कह लें जी। सॉरी इससे पहले आप जाएँ तो आता है जी ब्लंट वेपन। ब्लंट वेपन जो आम इस्तेमाल होती है वो होता है जी ब्लंट वेपन। ये डंडा, ईंट, पत्थर, रोड़ा, किसी चीज़ अगर किसी को मारे उससे जो इंजरी आती है, उसके बारे में लिखता है कि इस पर ब्लंट वेपन इस्तेमाल है। शार्प वेपन जो कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है या चाकू, छुरी उस तरह वगैरह इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं जी कि ये शार्प वेपन से इसको फायर आर्म होता है जी, आतिशी असला। फायर आर्म मतलब कि इस पर बंदूक या पिस्टल या राइफल वगैरह का फायर लगा है। हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट सख्त और कौन चीज़ किसी को बड़ा डंडा वगैरह अगर लगता है, रॉड वगैरह लगता है, जिस तरह से आहनी रॉड, लोहे का रॉड वगैरह लगता है तो उसको हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। शार्प एज वेपन तेज धार किनारे वाला। शार्प एज हमेशा ब्लेड वगैरह की तरह का जो है वेपन इस्तेमाल होता है उसको शार्प एज वेपन कहते हैं। एक लिखते हैं जी जो है वो सिंपल है, चोट साधा नोयत की है जी, इंजरी ग्रेवियस चोट शदीद नोयत की है, सफिशिएंट टू कॉज़ डेथ। इस चोट मौत के लिए काफ़ी है, ये वाली चोट जो इससे इसको मौत वाक़ई हुई है, यानी कि सर में अगर किसी ने डंडा मारा है उससे अगर उसको मौत हुई है तो दैट इंजरी इज सफिशिएंट टू कॉज़ डेथ। वेपन पॉसिबल मज़कूरा हथियार से चोट मुमकिन है और उसके बाद में लिखते हैं कि ये जो चोट है ये फलाँ हथियार से हुई है। ड्यूरेशन ऑफ इंजरी चोट लगने का अंदाज़ा वक़्त लिखते हैं कि ये इंजरी जो है ये तकरीबन कितने टाइम पहले की इंजरी है, कितने टाइम पहले इनकी लड़ाई हुई है, इसको कितनी देर पहले चोट लगी है। ये एक छोटी-सी कोशिश थी जो मैंने की है। शुक्रिया, मेहरबानी।